अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू शो। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम के। आज सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जुलाई को फैसला आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, उस पर दो जजेस का इख्तलाफ था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का और साथ जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब का। उनका इख्तलाफी नोट डिटेल्ड फैसले से पहले आ गया है और उसमें यह कहा गया कि अक्सरियती फैसला जो ज्यादा जजेस ने किया, 8 जजेस ने कहा था कि ये सीट्स मिलनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, 11 जजेस ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी, एक सियासी जमात है, और 2 जजेस ने इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि ये जो अक्सरियती फैसला था खासतौर पर 8 जजेस का, उसमें कानून की बुनियादी दफात को, इवन आईन पाकिस्तान को नजरअंदाज किया गया है। पीटीआई को उन्होंने कहा कि रिलीफ नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो अदालत के सामने दरखास्त गुजार नहीं थी। इत्तफाक ये है कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ये जो इख्तलाफी नोट है, यही एग्जैक्ट बात हुकूमत की तरफ से भी सामने आ रही है, यही आर्ग्यूमेंट हुकूमत का भी है कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायरेक्टली दरखास्त गुजार नहीं थी, उनको सीट्स किस तरह से मिल जाएंगी। और फिर यह भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के हकदार होने का दावा नहीं किया और आइन के फलां आर्टिकल्स हैं, उनकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। यहाँ पे इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो ये है कि मुअज़्ज़ज़ इन दोनों जज साहिबान ने जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस मामले को यकसर डिस्कस ही नहीं किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का बल्ले का निशान लेने वाला फैसला था, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से यह सब मामला हुआ था। इस नुक्ते को मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान मुकम्मल नजरअंदाज कर गए। साथ ही साथ उन्होंने तमाम 80 मेंबरान नेशनल असम्बली को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कह दिया इस इख्तलाफी नोट के अंदर, जबकि 39 तो उनमें से वो हैं कि जिनको तहरीक इंसाफ का खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह चुका है। और फिर तीसरी बात उसके अंदर यह भी है कि आइन की तशरीह करना सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये और किसी इदारे का मैंडेट नहीं हो सकता, किसी और का ये प्रेरोगेटिव नहीं है, इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी नहीं है, चाहे वो आइनी इदारा है, लेकिन आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का काम है। खैर, इसके ऊपर तफसीली बात भी करेंगे। इमरान खान साहब ने आज जो सहाफ़ियों से मुलाकात की, जब जेल में केस की समाअत जारी थी, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई को, वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो एक अलायंस है, उसमें उसको हेड कर रहे हैं अचकज़ई साहब। तो उन्होंने कहा कि अचकज़ई साहब ने कहा कि मैं फ़ौज से डायरेक्ट बात नहीं करूँगा, ना उनके किसी नुमाइंदे से करूँगा, लिहाजा उनको चूँकि हमने बातचीत करने का मैंडेट दिया है तो वो करें बात बेशक, किससे भला, सियासी जमातों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, BMLN से। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्या बात करें ऐसी हुकूमत के साथ कि 4 हल्के सिर्फ अगर खुल गए, सिर्फ 4 हल्के अगर खुल गए तो हुकूमत तो घर जाती होगी। कैसे मुज़ाकरात करें उनके साथ, और वो भी क्यों करेंगे, ये बड़ा एक कॉमन सेंसिकल सा सवाल है। अच्छा, उसके अलावा कुछ डेवलपमेंट्स हैं भट्ट साहब, शेर अफजल मरवत साहब से रिलेटेड। मरवत साहब पार्टी के रुकन नहीं रहे हैं। मुझे एक और चीज़ उसमें बीच में याद आ गई कि कुछ अर्सा पहले पंजाब के पार्लिमानी लीडर के हवाले से गौहर खान साहब जो हैं, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा था कि अभी फैसला नहीं हुआ कि किसको बनाएंगे। वो एक दो नाम भी चल रहे थे, आज अचानक वो हाफिज़ फरद साहब, वो यहाँ जमान पार्क होते थे, लाहौर से ताल्लुक है उनका सुना कि नोटिफाई हो गए। वो दुरुस्त कह रहे हैं बाजवा साहब। मेरी मिशाल यूसुफजई साहिबा हैं, वो बिशरा बीबी की तर्जुमान है, 2 अहम अफराद हैं PTI के, और मेरे जो सहाफ़ती ज़राए हैं उनके मुताबिक मैं आपको 3 चीज़ें पहले बताऊँगा। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो KPK हाउस में हो रहा है बाजवा साहब, मीटिंग हो रही हैं, 6 से 7 अफराद जो है वो मीटिंग कर रहे हैं और वही रेगुलर बेसिस पे खान साहब को मिलने जाते हैं। वही आकर जो बात समझ के आते हैं वो अपने अंदाज में बयान करते हैं। एक बात, अभी तक खान साहब ने, जो मेरी इंफॉर्मेशन अफराद से मैंने इकट्ठी की है, वो है इमरान खान साहब ने शेख इम्तियाज साहब का नाम दिया था सदारत लाहौर के लिए। सुना था। अभी तक शेख इम्तियाज का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। एक बात, खान साहब चाहते हैं साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल रीजन, यानी पंजाब का कोई प्रेसिडेंट ना हो, इन चारों को सुदूर अलहदा कर दी जाए। 2 बातें। तीसरी आखिरी बात, किबला मोहतरम बाजवा साहब, ये दोनों काम अभी तक तहाल नहीं हुए, जबकि पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर हाफिज फरद का नोटिफिकेशन जो है वो यूं चुटकियां बजा के आ गया सामने। क्यों आ गया भाई, यही तो मसला है। और मैं आपको ये दावा कर रहा हूं, खान साहब ने नहीं किया, मैं आपको दावा कर रहा हूं, ये खान साहब इस नोटिफिकेशन, और दूसरी जो आपने पहले बात की है, 2-3 बात, खान साहब तो 4 अफराद को पार्टी से फारग करने का हुक्म जारी कर चुके हैं। ही इज वन ऑफ देम। हाफिज फरद,
सर जी 4 अफराद हैं। हाफिज फरद को पार्टी से पार करने को मैं ये आपको कह रहा हूं कि पंजाब असेंबली की पार्लिमानी लीडर जो मुकर्रर किया है, जो नोटिफिकेशन हुआ है, मैं आपके लाइव चैनल पर ये कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में ये नोटिफिकेशन जो है ये बेल मंडेर चढ़ती मुझे नजर नहीं आ रही। इसके साथ साथ अगर आप गौर करें तो आप शेर अफजल मुरव्वत को देख ले, पार्टी का चेयरमैन इस वक्त बाजवा साहब कौन है? इमरान खान की जगह पर गौहर साहब ही है ना। तो गौहर साहब ने भी आज ये फरमा दिया है कि जनाब कैसे उनको सुने बगैर आपने पार्टी से निकाल दिया, वो वलायत गए हुए थे। अब सवाल ये है कि इस वक्त कुछ अफराद का पार्टी को तितर बितर करने में अहम किरदार है। वो अफराद पार्टी को जो है ना वो खराब कर रहे हैं। वो आप किनकी बात कर रहे हैं भाई? बात ये है कि इमरान खान तक हर बंदे की रिसाई नहीं है। अच्छा, नहीं, खान साहब अंदर से जो नाम जाते हैं, जिनको खान साहब, और ये रूल भी यही होता है ना जेल के अंदर, वो जिनको अप्रूव करते हैं वो अंदर मिलने चले जाते हैं। बिल्कुल मिलने जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं, यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक पार्टी सदर का अभी तक फैसला नहीं हुआ, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। पंजाब का खान साहब जो बातें मेरे इंतहाई बातमाद, मैं उन खातून है उनका नाम नहीं लेना चाहता, वरना मैं वो भी आपको कह सकता हूं, साफ बता सकता हूं उनका नाम भी। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जो खान को इस वक्त अफराद मिसगाइड कर रहे हैं उनमें कुछ पार्टी के अहम ओहदेदार भी शामिल हैं। अच्छा, और मतलब यही बाहर वो कुछ होता है, कुछ और बता देते हैं जाके, आप ये कह रहे हैं सूरत हाल कुछ और होती है, बता कुछ और देते हैं। बिल्कुल ठीक है, अंदर से कुछ सुन के आते हैं, बाहर आके कुछ कहते हैं। यही आज गौहर ने भी बात कही है कि भाईजान उसको जो निकाला है सुने बगैर आप नहीं निकाल सकते। कैसे निकाल सकते? शेर अफजल मरवत को। यस, शेर अफजल वैसे खान साहब से पूछा गया वहां पे जब ये सवाल, तो उन्होंने उस पर खामोशी इख्तियार की। उन्होंने कहा इस पर कभी फिर बाद में बात करेंगे। ये खान साहब ने भी कहा जेल में जी। लेकिन भट्ट साहब उसमें मुद्दा ये है ना कि देखें, एक पार्टी चेयरमैन पाबंदे सलासल हो ना, उन्हें इस तरह की कोई फैसिलिटी मुयसर है जिस तरह की नवाज शरीफ साहब को थी कि एक केस की पेशी सुनने जा रहे हैं, उसके बाहर निकल के सारी पार्टी कतार दर कतार साथ खड़ी हुई है, वहाँ पे वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो घर जा रहे हैं। ये मामला तो इमरान खान साहब के साथ नहीं, उनकी तो तस्वीर तक दिखाने का मतलब जेल के अंदर भी या जेल के बाहर भी वो नहीं है इजाज़त, या उनकी वो क्या बयान आता क्या नहीं आता, कंफ्यूजन तो उससे फैलेगी। रूमर यहीं से फैलती है जब मिस इन्फॉर्मेशन जब आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं आती। केबला मोहतरम, इस वक्त इमरान खान पर कोई रब की रहमत है जो अभी तक उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि वो अभी तक चल रहा है। ये पार्टी के अफराद ने, ओ खुदा की कसम, लाखों अफराद रुल गए, घरों से बेघर हो गए, कारोबार तबाह हो गया, और यही हाफिज फरद साहब ने तो टिकट नहीं दी उनको, वो टिकटों के लिए मिसाल करते रहे। अभी भी खान ये मांग रहा है पार्टी के ओहदेदारान से कि जिन्होंने मशावरत की थी, जिन्होंने सिफारिश की थी टिकटों के हवाले से, और वो अफराद जो बाउंस हुए हैं उनके पीछे सपोर्टर कौन थे, उनका नाम देने वाले कौन थे, अभी तक खान को लिस्ट ही दी जा रही। असल रोना ही ये है इस वक्त भाईजान के इस वक्त कुछ वकला मकसद ये है साहब, मकसद ये है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त होगी, लेकिन ये मत भूलिए कि वकला से पहले भी कुछ लोग हैं जो पार्टी को तोड़ना और तितर बितर करना चाहते हैं। तुम आप ठीक कह रहे हैं। मैं आखिरी बात एक फिक्रा कह दूं, ये वकला की जो आपने बात की है, ईमानदारी से फिर मैं उन वकला को भी जानता हूं जो 50-50 हजार रुपए के लिए हफ्ता हफ्ता महीना महीना चलते थे। आज वही वकला जो है लैंड क्रूजर गाड़ियों में फिर रहे हैं, और ये खान का नाम बेचने कर ही वो यहां तक पहुंचे हैं। इनका सौदा वो नहीं बिकना। इसका तो खैर मुझे इल्म नहीं है कि आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या बात हो रही है। खैर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और आमना शेख साहिबा PMLN से, दोनों हमारे साथ होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब और आमना शेख साहिबा हमारे साथ हैं। सेनेटर साहब, ये अभी जो आया है डिसीजन, है तो खैर वो जो इख्तलाफी नोट है उसमें जो 2 जज साहिबान का था 12 जनवरी के फैसले के बाद, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीट्स नहीं मिल सकती। एट द सेम टाइम जो नेशनल असम्बली में हो रही है एक लेजिस्लेशन है, वहाँ से, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी अप टिल नाउ जिस तरह फैसले पर अमल किया है वो ये लगा है कि उन्होंने माइनॉरिटी जजमेंट पे अमल किया है, मेजॉरिटी पे नहीं किया हुआ उन्होंने, तो मामला अभी भी वहीं को जा रहा है कि जहां पे एक जुडिशल पैकेज आ सकता है। आगे क्या सूरत हाल बनती देखते हैं आप? सॉरी, मैंने चूंकि आज मेरा एक था प्रोफेशनल लेक्चर था, मैं आज मैंने देखा नहीं क्या है। आपको उसमें ये कहा गया जस्टिस अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान साहब की तरफ से कि
नहीं दी जा सकती थी ये सीट्स जो कि 8 जज साहिबान कह रहे हैं ये तो उन्होंने पाकिस्तान पहले तहरीक भी कहा था, इंसाफ। ये तो उन्होंने पहले भी कहा था ना, हाँ। ये तो उन्होंने पहले भी कहा था। एग्जैक्टली और उन्होंने ठीक है। हल्फनामे की खिलाफ वर्जी होगी। अब मामला अगर वहीं पे बनता चला गया, यहाँ पे आपकी कोई बातचीत नहीं चल पा रही। इमरान खान साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, महमूद अजगज़ई साहब उनसे बात करते हैं अगर हुकूमत से, और फिर साथ साथ ये वाला मामला अगर चलता रहता है कि यहाँ से मेजॉरिटी आपसे फिर चली जाती है, फिर सूरत हाल आगे देखिए, मैं आपको ऐसे लग रहा है जैसे स्क्वायर वन पे आ जाती है। मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली 3 साल से मैं लॉ मेकिंग में अपना एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे जो छोटा मोटा जो मैंने सीखा है अपने इर्द गिर्द के लॉयर से, कुछ को गलत काम करते हुए, ज़्यादातर को गलत काम करते हुए तो क्या नहीं करना, कुछ को सही काम करते हुए तो क्या करना है। तो जो मैंने उससे सीखा है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। इस तरह होता है कि अगर हम इस डिसीजन को थोड़ा सा डायसेक्ट करें तो उसमें अगर हम देखें तो 2 किस्म के हैं। एक 11-2 का है। ये 2 जजेस वो हैं जिन्होंने कहा है कि पीटीआई को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए और जो कुछ था जैसे था, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ने किया, चाहे पेशावर हाई कोर्ट ने किया, वो उसी तरीके से, एंड वी एग्री विद दैट। एग्रीड। अच्छा, जो बाकी के 11 हैं उनमें फिर स्प्लिट आ जाती है 8 और 3 की। 3 जजेस वो हैं जिनमें चीफ जस्टिस साहब बजाते खुद भी शामिल हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरे इलेक्शन कमीशन ने जो मेरा फैसला था 13 जनवरी का वो गलत इंटरप्रेट किया है। ठीक है। मैंने कभी कहा ही नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप कॉन्टेस्ट ना करने दो। मैंने कहा ही नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कैंडिडेट हैं उनको आप इंडिपेंडेंट कर दो। मैंने सिर्फ ये कहा था, चूंकि इलेक्शन आर्टिकल अगर हम देखा जाए तो उसमें ये 215 के लिहाज से, बड़ी माजरत आपको यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ। ये चूंकि अब ये हो चुका है काफी डिस्कस, और फिर ये अगेन इसकी किस्मत का फैसला अदालत के अंदर ही होना है। हम अगर पॉलिटिकल साइड पे थोड़ी सी बात कर लें तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ लोग भी उसमें समझें कि आपकी पार्टी क्या करना चाह रही है। सॉरी, इसमें पॉलिटिक्स तो कुछ है ही नहीं। इट्स एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप ये जरूर एक गंदी पॉलिटिक्स कर सकते हो, आप एक जरूर घटिया पॉलिटिक्स कर सकते हो कि आप लोग इस डिसीजन को इस तरीके से बदलने की कोशिश करो कि आप कहो कि अब लॉ के अंदर हम ये चेंजेस ले आएंगे कि जो जिसने अगर एक दफा कोई ओथ लिया है तो वो बदल ना सके। लेकिन देखिए, एक बात याद रखें, डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, फुल बेंच का डिसीजन है। 2 या 3 जजेस का नहीं है, फुल बेंच का डिसीजन है। चाहे उसमें 3 या 4 ने डिसएग्रीमेंट किया, लेकिन ये जब मेजॉरिटी का डिसीजन होता है ये फुल बेंच का डिसीजन है। जी, तमाम कोर्ट बैठा हुआ था, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, मैं अच्छा, वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की, मैं आमना शेख साहिबा से पूछना चाह रहा हूं कि ये सीधी सीधी टकराव की पॉलिसी नहीं है मैडम? मतलब एक फुल बेंच का, और आप ही की पार्टी का हमेशा इसरार होता था कि फुल कोर्ट क्यों नहीं तश्कील पाती, और वो हो गई और उसने फैसला दे दिया, और उसके बाद फिर आपकी मतलब मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं इतनी आसानी से हम मानने नहीं देंगे, अब करने नहीं देंगे इंप्लीमेंट आप कोई फैसला, और बाकी कुछ ऐसे अल्फाज हैं मैं दोहरा भी नहीं सकता यहाँ पे उनके। तो मतलब ये तो स्ट्रेट ऑन कि आप टकराव करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। देखिए, हम किसी के साथ टकराव नहीं करना चाहते। पीएमएलएन की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, और अगर कोई फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा और अगर कोई इमोशनल डिसीजन होगा तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना और उसको प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की, स्टेट की और पीएमएलएन से वैसे क्या मुराद है मैडम? रिस्पांसिबिलिटी है। मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बात यह है कि लॉ जो है, लॉ इज ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट, लॉ के इमोशंस नहीं होते। और जिस तरह से ये डिसीजन दिया गया, जिस तरह से ये कहा गया कि जी पीटीआई क्योंकि एक मकबूल जमात है इसलिए उनको रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए, और इस तरह की बहुत सारी चीजें वहां डिबेट में भी सुनने को मिली। सो दिस वाज एन इमोशनल डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन सारी चीजों की बस ये कहा गया कि आपने फैसले की तशरीह गलत की। डिबेट के दौरान कहा गया है कि जी आप नहीं, डिबेट के दौरान ये भी कहा गया था कि जी इतने सारे लोग उनके वोटर्स सपोर्टर्स हैं तो उनको आप कैसे डिप्राइव कर सकते हैं रिजर्व सीट से। द थिंग इज, अगर किसी के लाखों वोटर सपोर्टर हो, हजारों हो, करोड़ों हो, बात यह है कि लीगली स्पीकिंग ये एक ऐसी जमात है, जहां तक ये भी एक और चीज अंडर डिस्कशन थी कि ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। ईसीपी में इस वक्त 1500 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होना
और इलेक्शन लड़ने के काबिल होना दो अलग चीजें हैं। जब आपके पास इलेक्शन सिंबल नहीं था, आपके जो लोग थे, जो कैंडिडेट्स थे, उनको इलेक्शन सिंबल अलॉट नहीं हो सका था। जब इलेक्शन का स्केड्यूल आता है यही तो तो उसके अंदर उधर कहा बाकायदा गया ना डेट दी मैडम, जाती है। यही तो कहा गया कि जिन्होंने फैसला लिखा था उन्होंने खुद कह दिया कि आपने मेरे फैसले की गलत तशरीह की है। ये जी, तो मैं उन्होंने खुद आपको कह यही दिया। बता रही हूँ, इसमें तशरीह की दो चीजें। एक तो इसमें तशरीह की गुंजाइश नहीं है। जब उन्होंने ये कहा कि आपने सिंबल नहीं लेना, सिंबल नहीं देना इनको, तो जब सिंबल नहीं देना तो सिंबल के बगैर आप कैसे कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करेंगे? जब इलेक्शन स्केड्यूल आता है तो उसमें क्लियरली लिखा होता है, ठीक डेट्स हो जब गया। दी जाती है, अच्छा, मैं नॉमिनेशन सिर्फ की एक डेट बड़ी होती है, माजरत के स्क्रूटनी साथ की मैं डेट आपको होती है, बार बार उसमें ये डेट आती है। कट कर रहा हूँ। चल, मैं सिर्फ जी, इतना जी। पूछ लेता हूँ कि ये आप रिव्यू के अंदर भी मैटर हो सकता था। ये जो आप अमेंडमेंट कर रहे हैं इलेक्शन एक्ट के अंदर, इसकी जरूरत नहीं थी। इससे ये तासुर जाता है कि अमेंडमेंट टकराव है। नहीं, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली बात ये है कि देखिए, मैं आपको इस वक़्त एज़ पॉलिटिशियन से ज़्यादा एज़ अ लॉयर इस अमेंडमेंट के बारे में बताऊँगी। ये अमेंडमेंट बड़ी अनफॉर्च्यूनेट है, इसलिए ठीक। कि अफ़सोस इस बात का है कि इस अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी। इस अमेंडमेंट की ज़रूरत सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न ने पैदा की, सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा कर दिए गए, वरना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ सो क्लियर ऑन दैट। आर्टिकल 51 का 6 सबसेक्शन 6 जो है, वो इतना क्लियर है इस चीज़ के ऊपर। 3 दिन की मोहलत है तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास अपना जो है पार्टी सिलेक्ट करने की। 3 दिन बाद ये लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सिलेक्ट कर चुके हैं। अब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा के हम उनको वापस कह रहे हैं कि अच्छा जी, हम वापस स्क्वायर वन पे जा रहे हैं, 6 महीने गुजर गए हैं, दोबारा। ये तो सिर्फ अनसर्टेनिटी फैलाने वाली बात है ना। तो अमेंडमेंट तो मजबूरी में हम कर रहे हैं, ताकि आइंदा से ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन ना क्रिएट की जाए और लेकिन आप आइन में अमेंडमेंट नहीं ना डेमोक्रेसी को कर ठीक रहे, तरीके से आप तो एक्ट में कर नहीं, रहे हैं। हम वो तो आइन में की तशरीह करने अमेंडमेंट बैठे चाहते, हैं। यही तो मैं कह रही हूँ। हम दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आइन में तो अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। आइन ठीक। तो बहुत क्लियरली इसके ऊपर कहता है कि 3 दिन के अंदर आपने डिसाइड करना है। हम तो उस जजमेंट की वजह से क्लैरिफिकेशन मजबूरी में हमें देनी पड़ रही है, इस इमोशनल जजमेंट की वजह से। इंतहाई काबिले नॉट रिक्वायर्ड। इंतहाई काबिले एहतराम सेनेटर साहब, इस वक्त इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि बात सियासी पार्टियों की बजाय ताकत वाले शख्स और इस्टेब्लिशमेंट से होगी, और बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं। वो महमूद अचकज़ई वाली बात चली, फिर वापस हुई कि वो जाएंगे या आएंगे। पार्टी में इंतशार है, ऐसा कोई शख्स है नहीं। मेरे ख्याल में कोई 2-3 अफराद की कमेटी बन जाए जो सियासतदानों से बात कर सके या इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सके। क्या फिर फाइनल में आप कोई ऐसी तस्वीर देख रहे हैं कि फर्दे वाहिद इमरान खान खुद बात करेगा इस्टेब्लिशमेंट से, या कोई और हाल भी नजर आ रहा है? कोई अंदर की खबर हमें भी इनायत करें। सर जी, मैं सबसे पहले देखें जी, ये आमना शेख साहिबा बहुत अच्छी लॉयर है एंड आई नो दैट शी वन लॉट ऑफ केसेस। लेकिन ये बाज़ दफ़ा ये याद रखें, बाज़ दफ़ा मेरे जैसे लोग जो कि गलत काम करते हैं और इनको अपना लॉयर बना देते हैं, तो बाय जस्ट बिकॉज शी इज़ माई लॉयर शी हैज़ टू डिफेंड मी और शी हैज़ टू फाइंड थिंग्स। अब इन्होंने आर्टिकल 51 का जिक्र किया है और उन्होंने बड़ा सही बताया हुआ है कि वो कहता है कि इलेक्शन के बाद, जब इलेक्शन हो जाए उसके बाद जो भी इंडिपेंडेंट बंदे हैं जो रिटर्न होते इंडिपेंडेंट, वो 3 दिन में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को करेंगे। अच्छा, अब इनको अच्छी तरीके से पता है, ये बहुत सारी केसेस जीती हैं, तो जब एक डिसीजन सेट असाइड हो जाए तो आप उस डिसीजन के बाद का टाइम नहीं देखते। मतलब मैंने अपने भाई की जायदाद हत्या ली है और कोर्ट ने वो जो मैंने हत्याई थी उसको सेट असाइड कर दिया है, तो अब आगे जो मैंने उसको फर्दर किसी को दे रहा हूं तो कोर्ट ये नहीं कहेगा कि आपने बेटे को दिया, बेटा आगे वापस क्या करेगा। वो मेरे डिसीजन से पहले के जो हालात थे वो उसमें चला जाएगा डिसीजन। इसका मतलब है मेरे से पहले वो जिसकी प्रॉपर्टी थी उसको मिल जाएगी। तो लेट मी आई एम नॉट अ लॉयर बट लेट मी आर्ग्यू माई केस कि मैं आर्टिकल 51 से 100% एग्री करता हूं। वो सिर्फ 2 चीजें बताता है, रिजर्व सीट्स 3 दिन। अब जो सेट असाइड हुआ है वो उससे पहले का डिसीजन है, उस डिसीजन से पहले का टाइम क्या है वो आप आर्टिकल 57(2) पे चले जाए और ये है इलेक्शन एक्ट 2017। उसमें वो कहता है कि जो ये वो टाइम आ जाता है जिसमें एक
जो पॉलिटिकल कैंडिडेट होता है वो अपनी पार्टी को एप्लीकेशन देता है, पार्टी उसको आर्टिकल 66 ऑफ इलेक्शन एक्ट के तहत से अपने सर्टिफिकेट देती है, वो जमा कराता है, वो चीज के ऊपर रिव्यू होता है। ये सारा प्रोसेस अगर आप जाएं उसमें, उसका सब क्लॉज एच है जिसमें कहता है द डेट ऑफ एलोकेशन ऑफ सिंबल। अब ये सिंबल हमें बल्ला नहीं मिलेगा, कुछ भी मिल जाए बल्ला नहीं मिलेगा, तो वो सिंबल से पहले वाले जी तक ये तकरीबन 15-16 दिन बनते हैं। तो मेरी इंटरप्रिटेशन इस जजमेंट की ये थी कि जब वो सेट असाइड हो गया तो आप उससे पहले के टाइम पे चले जाएं। पहले का टाइम इलेक्शन के बाद का टाइम नहीं है, पहले का टाइम इलेक्शन से, उस डिसीजन से पहले का टाइम है। वो बेसिकली उन लोगों को जो कि इंडिपेंडेंट, जिनको करार दे दिया गया था, गलत करार दिया था, ये तो उनको हमने देखा ना, ये तो लाइव जो हेयरिंग्स चलती रही उसके अंदर यही सब इस पे क्लैरिटी मेरा ख्याल है रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आमना तो आप कर रहे हैं, आप प्लीज करें। मैं वही बता रही हूँ कि जो बल्ले वाली जजमेंट है उसके बारे में अगर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि जी मेरी जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया, बट वो जजमेंट अभी तक इट स्टिल होल्ड्स इट्स ग्राउंड, तो इसलिए उसको सेट असाइड नहीं किया गया। इसलिए ये टाइम गोइंग बैक इन टाइम जो कासिम सूरी साहब के डिसीजन के टाइम पे भी हुआ था वो नहीं हो सकता। ये देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग बैक इन टाइम हियर। ये जजमेंट सिर्फ रिजर्व सीट्स की हद तक दी गई है। बल्ले वाली जजमेंट होल्ड्स इट्स ग्राउंड, इट इज नॉट बीन सेट असाइड, सो वी कैन नॉट गो बैक। डिटेल डिसीजन में क्या पता है आमना साहिबा? नहीं अभी डिटेल डिसीजन आ जाए तो उसमें कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है, उसका वेट कर लेना चाहिए। बल्ले का निशान हमें नहीं मिला। हमारे कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट करार देने का जो जजमेंट है वो गलत है। बिल्कुल ठीक है। हमारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट नहीं थे, उनको वो अपॉर्चुनिटी वापस दी गई है कि आप बताओ आप किस पार्टी से हो। निशान नहीं होता वो इंडिपेंडेंट ही होते हैं, जिनके पास नहीं, वो बयान हल्फी से है। जब बैलेट पेपर के ऊपर उनका निशान ये कहीं नहीं लिखा हुआ, तो बयान हल्फी से है ना। जिन 39 ने बयान हल्फी दिया उनको कंसीडर किया इलेक्शन कमीशन ने भी तहरीक इंसाफ का। आज भी जो जज साहिबान ने लिखा उसमें उन्होंने गलती से 80 के 80 लिख दिया, लेकिन मसला उसके अंदर जो आ रहा है वो उन 41 लोगों का है जिन्होंने बयान हल्फी पे पीटीआई का नहीं जमा करवाया। आमना साहिबा, तो मैं आपसे यही बात कर रही हूँ कि उन्होंने जब नहीं जमा कराया, साथ उन्होंने 3 दिन के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर ली ऑफिशियली, तो आप कैसे उनको वापस, हाउ कैन यू, कोई टाइम मशीन थोड़ी है कि आप यू गो बैक इन टाइम। इस तरह तो फिर कभी भी सर्टेनिटी पार्लियामेंट के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि हर दफा हम कोई कहे कि जी मेरा मूड चेंज हो गया, अब मैं नहीं, मैंने पहले पीपीपी ज्वाइन की थी, अब मैं पीटीआई ज्वाइन करना चाहता हूँ। इस तरह तो हमेशा यही होता रहेगा। हर रोज एक पिटीशन दे दें, हर रोज हर बंदा अपनी पार्टी चेंज करता रहे। वेयर विल वी गेट द सर्टेनिटी इन द पार्लियामेंट्स फॉर्म? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मैं वो तो इलेक्शन कमीशन कभी भी इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्टी का कुछ नहीं किया, उन्होंने इंटरनल इलेक्शन उठाए और उसके बाद कह दे कि जनाब आपने इलेक्शन ठीक नहीं करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पार्टी का इलेक्शन भी तकरीबन वैसे ही होता है जैसे पीपल्स पार्टी का होता है, जैसे बाकी हर जमात का होता है। और ये इलेक्शन कमीशन पे फिर छोड़ देते हैं कि वो किसी का भी जब उसका दिल करे वो कहेगा यार तुमने इलेक्शन ठीक नहीं कराया, तुम्हारा निशान मैंने ले लिया। मैं ये कह रही हूँ कि जो शख्स एक दफा, मैं इस वक्त बल्ले वाली जजमेंट पे जा ही नहीं रही, उसके मेरिट्स पे नहीं जा रही। मैं ही कह रही हूँ कि जो शख्स ऑफिशियली एक दफा एक पार्टी ज्वाइन कर चुका है, यू कैन नॉट गो बैक इन टाइम एंड गिव हिम एन ऑप्शन। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे लेके चले सेनेटर साहब, मेहरबानी फरमाएं, जरा थोड़ा सा आगे लेके चले और ये बता दें जो मैंने आपसे पूछा था। लॉ बना भी लें, बना भी लें, ठीक कह रहे हैं आप। इस पे इतलाक इसलिए नहीं होगा कि इस जजमेंट पे उसका इतलाक नहीं हो सकता। ये जजमेंट अपनी जगह स्टैंड करती रहेगी और वो चीज सिर्फ ये होगा कि ये जजमेंट आगे एज अ रेफरेंस नहीं होगा। लेकिन जो चीज भी अभी रिव्यू थोड़े से ना सर, अब जरा कुछ सियासी सवालात करने दीजिए। भट्ट साहब आपसे पूछ रहे थे कि किससे बातचीत करनी है, नुमाइंदा मुकर्रर करके फौज से करनी है? एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने तो इनकार कर दिया और खान साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। महमूद चकजई वाली बात भी सारी मैं पहले कर चुका हूं। अब क्या होगा इस पे, कोई अंदर की खबर दे दिया हमें, मेहरबानी। मेरा पॉइंट अब आप मेरा पॉइंट समझ ले मैं क्यों कह रहा हूं। इस तरह है कि इस वक्त की एक सिचुएशन है, ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इट इज एज गुड एज दैट बदबूदार लाश, और इसका वजन इतना बढ़ता जा रहा है कि उनके ऊपर है। एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछे, ये उनके हक में बनता है कि वो इस लाश को जल्दी ठिकाने लगाएं और इसके बोझ तले ना दबे। क्यों? इस बदबू की वजह से उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालात आ रहे हैं, उनको चाहिए इनसे जान छुड़ाएं। सेनेटर साहब, आप नहीं समझते कि एस्टेब्लिशमेंट अगर सीधी किसी भी पार्टी से बात करे तो ये तो पहले भी होता रहा है। अब यही तो इस मुल्क में हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट खुद को सियासी जमातों से अलग करना चाह रही है, तो फिर कैसे बात करेगी? तो करे ना,
मैं तो ये तो कह रहा हूँ करें। हम तो ये देखिए, हम उन्हें ये नहीं कह रहे, होल्ड ऑन, हम उन्हें ये नहीं कह रहे हैं कि आए मिलके हुकूमत बनाते हैं। हम उन्हें ये कह रहे हैं कि इस लाश से अपनी जान छुड़ाएं, उसके बाद आप लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व ना हो, या ये जो हमारा हक था जो ये लाश लेकर वो जा रही है वो चीज हमें वापस दे दे। अगर नहीं होती तो आप, और अभी पीपल्स पार्टी वालों ने भी आज जो बयान दिया है, वो नैयर बुखारी साहब ने, उन्होंने भी फॉर्म 47 45 का कहा। उन्होंने कहा इनके अगर कोई चीज खराब हो रही है ये नहीं कर सकते, और ये कहते हैं कि वो चीजें, वो क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो खराब हो रहा है, फलाना है। तो उस उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा वो इनकी कारकर्दगी इतनी खराब है इस वजह से। तो बेसिकली खत्म करें असेंबली, दोबारा इलेक्शन में जाएं, देखें कि किस पार्टी को असल जो मसला है। ये मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नहीं है, ये मसला इस अवाम के मैंडेट का है। अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है उस अवाम का हक नहीं दिया जा रहा। काबिल एहतराम सेनेटर साहब जब असेंबली में आते हैं तब भी पीटीआई यही कहती है कि हम पार्टी से, असेंबली से डिसॉल्व कर रहे हैं, पंजाब असेंबली तोड़ देनी है। अब जो असेंबली आई है आप इसको भी डिसॉल्व करना चाहें, और इतने पैसे हैं हमारे पास बार बार इलेक्शन के, इज इट पॉसिबल सर? सर मुझे एक बात बताएं, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, इमरान खान वजीर आजम नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है, क्योंकि इनका मोटो यही है। इमरान खान साहब ऐसी कोई बात कभी किसी ने नहीं की, ये सिर्फ और सिर्फ मरियम साहिबा ने की होगी, या मियां नवाज शरीफ साहब ने की होगी, या किसी पीएमएलएन वाले ने की होगी। इमरान खान ने ऐसी, मैंने कभी बात उसकी नहीं सुनी ऐसी। आमना साहबा की है, मरियम नवाज ने, नवाज शरीफ ने की है ये बात, बताएं फिर। नहीं जी, ना तो उन्होंने कभी ऐसी बात की है, ना उनकी पॉलिसीज में कभी आपको ऐसा नजर आया होगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर मैं वजीर आजम रहूं तो मुल्क चले, नहीं तो आग लगा दो, जला दो, बिल जला दो, मुल्क जला दो। मुझे तो ऐसे लगता है ये जो आमना साहिबा बात कर रही है, इस पे पी का लॉ भी लग सकता है कि ये खड़े होके एक ऐसे बंदे के ऊपर एक ऐसा इल्जाम लगा रही है जो उसने नहीं कहा हुआ। वो तो शी इज रीडिंग इनटू इट, वो असल में उसकी, मेरा ख्याल है वो अपनी जो इंटरप्रिटेशन है कि इमरान खान साहब के एक्ट्स क्या है उनके मुताबिक उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है, बुनियादी तौर पे तो आप ये कह रही है ना, बुनियादी तौर पे आप ये कह रही हैं। एक बात ये बताइए आमना साहिबा, वो बयान आपको दे दे कि आप प्ले कर ले, ताकि हम भी देख लें कि उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। इमरान खान के मैंने जो बयान सुना, जो देखिए वो सियासी स्टेटमेंट। अच्छा मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आमना साहिबा। आज इमरान खान साहब ने कहा कि असल यू टर्न तो वो होता है कि वोट को इज्जत दो का आपने कहा, और फिर उसके बाद आप को इज्जत देने बैठ गए। ये उन्होंने जेल में ये बात की, लेकिन ये सिर्फ उन्होंने नहीं की, ये बहुत सारी दुनिया वैसे भी करती है। आप इख्तलाफ करती हैं इस चीज से? वोट को इज्जत दे रही है आजकल पीएमएलएन? मैं बिल्कुल इख्तलाफ करती हूँ जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब की तो कोई भी स्टेटमेंट जो है वो काबिले गौर या काबिले, अच्छा छोड़ें, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट की बात नहीं करते, वैसे पूछ लेते हैं। नहीं, ऑफ कोर्स वोट को इज्जत दे रही है पीएमएलएन का रेफरेंस दिया है, बिल्कुल दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे। आपके सामने पीएमएलएन ने शुरू में इवन इस हद तक ऑफर की कि अगर ये लोग गवर्नमेंट बना सकते हैं, इनके नंबर्स पूरे कर सकते हैं तो जरूर करें। इफ दे कुड नॉट गेट द नंबर्स तो ये पीएमएलएन का कसूर तो नहीं है। नॉट ओनली दैट, जिस वक्त गवर्नमेंट्स बन गई, शहबाज शरीफ साहब ने भी और मरियम नवाज साहिबा ने भी अपने अपने ऑपोजिशन लीडर्स को बुला के, और प्राइम मिनिस्टर ने तो इवन जो केपी के हैं चीफ मिनिस्टर, उनको भी बुला के हमेशा ये कहा कि जी आए मिल के गवर्नमेंट के, मिल के पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं, एक पार्टी का वोटर है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहता है, ये वोट को इज्जत देना ही ना, आप उसको इजाजत नहीं देते। मेरी बात दूसरी तरफ फॉर्म 45 मांगे जाते हैं, वो जमा कराए जाते हैं, ये लोग जजेस पे एतराज हो जाते हैं, वोट को इज्जत तो नहीं है। हर दफा इन्होंने जैसे, नहीं मेरी बात प्लीज कंप्लीट होने दे प्लीज, जिस तरह से इन्होंने हर दफा अपने पीसफुल प्रोटेस्ट में, इवन मैं 9 मई की बात ना भी करूं, लास्ट टाइम जब ये लोग इस्लामाबाद आए थे, पूरे ब्लू एरिया के इन्होंने दरख्त जलाए, वहां पे लगे तमाम बोर्ड्स और बैनर्स जलाए। ये लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करना इनको आता होता तो पाकिस्तान आज इस नहज पे खड़ा होता। आमना साहब क्या इस वक्त आप दुरुस्त फरमा रही हैं, चूंकि आखिरी 3 मिनट रह गए हैं, तो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। मखसूस खवातीन की नशिस्तें का मामला, बगैर कुछ जलाए गिराए, जैसे आप फरमा रही हैं, सड़कों पर आए बगैर, ये क्या स्मूथ हो जाएगा काम? नहीं तो सड़कों पे आके कैसे होगा, मुझे ये बताएं। सड़कों पे आना तो हल नहीं है ना। इमरान खान साहब की पार्टी का अलमिया हमेशा ये रहा है कि ये
साइफर लहराते हैं स्टेज पे खड़े होके, 35 पंक्चरों की बात करते हैं स्टेज पे खड़े होके, जलाओ गिराओ की बात करते हैं स्टेज पे खड़े होके। आज तक कोई लीगल रिकोर्स इन्होंने लिया? अगर कोई इनका इशू है, ये कोर्ट में जाए, जरूर जाए, कोर्ट में चीजों को एड्रेस करें। सड़कों पे मसले हल नहीं होते। इनके इनके ऑपोजिशन लीडर्स को हमारी दोनों सूबे की भी और फेडरल लीडरशिप भी कह चुकी है कि आए मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, पर इनका एजेंडा कुछ और ही लग रहा है। इनका एजेंडा पाकिस्तान की बेहतरी ना उस वक्त था जब 4 साल की हल पता नहीं उससे हो या ना हो, वो एक डिबेटेबल बात है, लेकिन बात ये है कि हक जरूर है। आईन पाकिस्तान जो बुनियादी हुकूक उसमें दर्ज हैं, उसमें वो पीसफुल असेंबली का राइट देता है पाकिस्तान के अवाम को। किसी भी जमात में अपनी मर्जी से जाने का राइट देता है पाकिस्तान की आवाम को। तो लिहाजा कोई गवर्नमेंट उससे अगर रोकती है तो वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फेल है, और अदालतें इजाज़त दे भी चुकी हैं। चूंकि प्रोग्राम में वक्त की कमी है, तो बहुत शुक्रिया हुमायूं मेमन साहब आपका भी, आमना शेख साहिबा की भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। बड़ा ही दिल खराश, बड़ा ही दिल दुखाने वाला वाक़या लाहौर के अंदर जो पेश आया गुज़श्ता शब, वो ये कि एक जर्मन सयाह यहाँ पे साइकिल पे, और वो मतलब एक इधर से इंडिया की तरफ उसने ट्रैवल करना था, उसे लूट के ले गए। और हमारे साथ इस मौजू पे बात करेंगे, हमारे साथ जो हुकाम है उनसे भी पूछेंगे क्या डिटेल्स है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अफसोसनाक दो वजूहात की बना पर, लेकिन पहले मैं आपको वाक़या बता दूं। वो ये कि एक जर्मन साइकिलिस्ट एज अ टूरिस्ट वो पाकिस्तान में था, और यहाँ से जो सुनने में आया, जो रिपोर्ट हुआ, इरादा उसका था कि मतलब ऑन ए साइकिल, वो अपनी बाइसिकल पे वो इंडिया की तरफ भी आगे जाएगा। दो चीज़ें होती हैं ना उससे, एक तो इस तरह के लोगों को देख के अच्छा ये प्रमोट भी होता है ओवरऑल मीडिया में, सोशल मीडिया पे, और पाकिस्तान का नाम बेहतर होता है। और पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है जिसे देखने फिर मजीद लोग आते हैं, जिसके लिए हम बड़ी कोशिश और मेहनत करते हैं कि यार यहाँ पे टूरिज्म किसी तरह से डेवलप हो। तो उस साइकिलिस्ट के साथ ये हुआ कि वो सुनने में आया कि कहीं पर एक अवामी पार्क में वो अपना खैमा नस्ब किए सो रहा था, तो दो डाकू आए वहाँ पे और उन्होंने आके उसका मोबाइल फ़ोन भी ले लिया, एयरबड्स भी ले लिए, कुछ नकदी वगैरह थी, वो लूट के खैर वो ले गए। अब उससे एक तो पाकिस्तान की बदनामी हुई, दूसरा ऑब्वियसली कुछ इफेक्ट पाकिस्तान के टूरिज्म पे भी पड़ेगा। और ओवरऑल ये मामला क्या था, वाज पुलिस अवेयर ऑफ दिस? और क्या लाहौर में जो स्ट्रीट क्राइम्स की कुछ थोड़ी सी अगर बात करें तो डीआईजी ऑपरेशंस हैं लाहौर में, मोहम्मद फैसल साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। एक तो ये जो मैं अभी जो रिपोर्टेडली जो मैंने वाकया बताया वो यूं ही है, अगर कुछ उसमें एडिशन है तो वो बता दीजिएगा, और दूसरा ये बता दीजिएगा पुलिस को इल्म था कि ही वाज हियर ऑन अ साइकिल और आगे उसने कहाँ जाना था, क्या मामला था? ये जर्मन टूरिस्ट था, ये इसने लाहौर में एक होटल में बुकिंग कराई हुई थी, जिसमें जब ये पहुंचा है उस होटल में तो होटल वालों ने फॉर रीजन उन्होंने कम्युनिकेट किए बगैर उसकी बुकिंग कैंसिल कर दी। अच्छा। तो ये वहां से निकला है। ये रिंग रोड, अगर आपने देखा हो तो रिंग रोड के जो लूप्स बनते हैं जहाँ से लोग उतरते भी हैं, गाड़ियां उतरती हैं रिंग रोड पे और चढ़ती हैं, उनके बीच में वहाँ प्लांटेशन हुई हुई है बहुत सारी। तो ये उनमें से एक जगह ग्रीन बेल्ट उस तरह की देख के, और थोड़ी सी वो अनपॉपुलेटेड होती है, तो उसके बीच में इसने अपनी कैंप साइट बना के ये उधर इसने स्टे कर लिया। तो ये रात को 1:30 बजे के करीब ये वाकया पेश आया, जिसके अंदर दो एक्यूज जो है वो ये बताता है कि दो नामालूम लोग आए और उन्होंने इससे वहां पे देखा है कि एक टूरिस्ट एक छोटा सा कैंप लगा के उसके अंदर उसने स्टे किया हुआ है। तो उन्होंने इससे नकली इसका कैमरा और इसका वो एयरबड्स जो है वो इससे छीन लिए। तो उसके बाद वो वहां से फरार हो गई। ये कॉल हमें 7 बजे इसने कॉल की और पुलिस मौके पे पहुंची। अब उस विसिनिटी में जितने कैमरास हैं हम वो भी देख रहे हैं, और जो हुलिया इसने बताया उसमें से सिटी के अंदर टीम्स अलग काम की हैं, फिर ऑपरेशनल टीम्स हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम कर रही हैं नियर एरिया में, क्योंकि तो अगर वो इट मीन्स के वो लोकल एरिया के हो सकते हैं, तो वहां पर भी चेक किया जा रहा है कैमरे भी। अच्छा फैसल साहब, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है? क्योंकि मैं इस वजह से पूछ रहा था, जैसे चाइनीज सिटीजन्स यहाँ पे आते हैं, वो एक प्रॉपर डेस्क बना हुआ है, ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट बात है कि उनको चूंकि यहाँ पे अटैक भी किया जाता है, इस वजह से दे आर बीइंग गिवन स्पेशल सिक्योरिटी जैसे ही वो लैंड होते हैं एयरपोर्ट से लेके आगे तक। तो ये कोई और टूरिस्ट जो इस तरह, वैसे तो काफ़ी सारे आते होंगे, लेकिन अगर समवन लाइक दिस जो कि एक बड़ा अनोखा सा एक साइकिल पे वो आ रहा है पाकिस्तान, तो उसकी कोई रजिस्ट्रेशन थी? पुलिस वाज अवेयर, पता था पुलिस को कि ही इज इन लाहौर, या क्या मामला है?
रजिस्ट्रेशन बिल्कुल होती है। जो फॉरेन नेशनल्स आते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो फॉरेन नेशनल्स का सिक्योरिटी डेस्क है उस पर होती है। और लेकिन उसके बाद इसके यहाँ से मूव करना था एक होटल में जहाँ पे इसने बुकिंग कराई हुई थी ऑनलाइन। उस होटल वालों ने फॉर अननोन रीजन वो रिजेक्ट कर दी कि जी आपको हम यहाँ पे रूम नहीं दे सकते। सही। वो क्योंकि वो लेट नाइट का टाइम था तो ये वहाँ से निकल गया और फिर इसने अपने तौर पे वहाँ पे ट्रेवल करते हुए इसने देखा कि ये ऐसी एक जगह है जहाँ पे मैं अपना कैब लगा के वो बैठ लूंगा। तो वो जो रिंग रोड के जो लूप्स है ना उन लूप्स में से एक जगह वो 4 पार्क्स बने हुए चारों लूप्स के अंदर, तो उसके अंदर इसने वहाँ पे अपनी साइट लगा ली थी। तो इट्स अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन ये कि इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये 24 से 48 घंटे के अंदर हम इसकी चीजें भी बरामद करवा के और जो एक्चुअल जो कल्प्रिट्स हैं उनको भी कानून के मुताबिक उनके साथ कार्रवाई करेंगे। मिस्टर फैसल कामरान साहब, एक तो ये पहलू जो बाजवा साहब ने बताया है कि बड़ा दुख वाला मामला है कि हमारी इज्जत थोड़ी पाकिस्तान की, लेकिन दूसरा जो पहलू है क्या उसमें भी पुलिस तफ्तीश कर रही है कि ये जिस जगह पर एयरपोर्ट के करीब था वो बहुत हसास जगह है और उसके पास वीडियो कैमरे, मोबाइल और तमाम किस्म के हालात थे, तो क्या इस वक्त वो कहाँ है और उस पर कोई चेकिंग की गई है कि क्या वो ग्रीन सिग्नल कुछ मिला है कि वो पॉजिटिव शख्सियत है या कोई और गड़बड़ भी बीच में से निकल रही है? क्योंकि अफवाहें ऐसी भी आ रही हैं कि आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन मजीद आगे बढ़ रही है। इज इट पॉसिबल सर? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे आधी बात मुझे समझ नहीं आई, कुछ लाइन में डिस्ट्रक्शन है जो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमारी इस वक्त हमारी जितनी टीम इस पे काम कर रही है वो तमाम एंगल्स को देख रही है। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के बिल्कुल पास तो ये वो एरिया कहने को ये बिल्कुल नॉर्थ कैंट का हमारा जो थाने का एरिया है जुरिसडिक्शन वही बनती है, लेकिन थोड़ी सी अनपॉपुलेटेड और डिजर्टेड जगह है क्योंकि रिंग रोड के इमीडिएटली आसपास उस तरह से आबादी नहीं होती और ये लूप्स है। तो इस एरिया में तो ट्रेवलिंग तो कोई भी इन रोड्स पे ट्रेवल तो कर सकता है। तो इसको जो से एंगल आपने बताए इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और जो बाकी ये जो स्नैचिंग का इंसिडेंट है इसमें ऑब्वियसली हमारे ना सिर्फ इसके अंदर ये इस वक्त कहाँ है कामरान साहब और इसकी क्या हालत है आपके इल्म में है? ये इस वक्त हॉस्पिटल में है या अपने होटल वापस चला गया है? क्या लोकेशन है इसकी? इसकी लोकेशन इस वक्त जो है ना इसके लिए फिर होटल का अरेंजमेंट हमने खुद करा के दिया था। हमारे साथ इसको सेफ सिटी भी ले जाके हमने इसको सारी वीडियोस वगैरह इसके साथ दिखाई है, कोऑपरेट भी कर रहा है, उसको स्टे भी किया है हमने होटल में, उसकी बिल्कुल ठीक है। वी होप कि ये हरकत की है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हूँ। पाकिस्तान के इमेज का बहुत बड़ा इसमें नुकसान है और शर्म भी करनी चाहिए पाकिस्तानियों को और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। इस तरह का मामला हो तो उस पर खुद भी खैर देखा जाए। एनीवेज वी होप एंड प्रे दैट दोज क्रिमिनल्स बी अरेस्टेड। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।